हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है, उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जेआईबी के पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए के लास्ट यूनिट 11 में इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। अगेन फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा है और यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग उन चीज़ों को मार्क करते जाएंगे, आप नोट्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है कि पहले इंट्रोडक्शन, इश्यूज फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी एलिवेशन, जॉबलेस ग्रोथ, रेजिंग इनइक्वालिटी। सिंस यहाँ क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इश्यूज फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें देखिए कि ये जनरली जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी इश्यूज ही हैं कि माइग्रेशन, एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, पॉसिबल रेमेडीज क्या हैं इन चीज़ों की, एंड पेंडेमिक सिचुएशन। तो हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को इन डिटेल देखने वाले हैं। सो फर्स्ट इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें देखिए कि हम लोग देखने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, इन्होंने जो इकोनॉमी के ग्रो के बारे में कहा है कि दैट इज 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अभी अगेन इन्होंने एक रिकवरी की बात कही है। तो ये जो है ये बेसिक इश्यूज हैं, ऐसी ही चीज़ें हम लोगों को देखनी है। साथ ही कि हमको ये भी याद रखना है कि जो हमारा एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये क्या करती है, ये इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का जो कैलकुलेशन है या फिर एस्टिमेशन है ये एनएसओ देती है। वहीं जो है कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ का क्या है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये हर कंट्री के ग्रोथ को बताते हैं। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है दैट इज रिलेटेड टू आईएमएफ नॉट वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम जहां मैं मार्क कर रहा हूं आप इन चीज़ों को नोट करते जाएंगे। द इंडियन इकोनॉमी वुड ग्रो बाई 8.9% इन फिस्कल ईयर 2022-23 बिफोर द स्लोइंग डाउन टू 6.9% इन फिस्कल ईयर 23-24। तो देखिए यहाँ पे जो आईएमएफ है, एज पर आईएमएफ इट इज कि 23-24 में जो हमारा ग्रोथ रेट है दैट विल स्लो डाउन। तो ये क्या है, अगेन एक इश्यू है। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है 8.7% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 6.8%। देखिए ये अगर हम लोग कहें तो जो आईएमएफ है एंड जो वर्ल्ड बैंक है इनकी जो एस्टिमेशन है ऑलमोस्ट अलाइंड है ग्रोथ इन 23-24। और यहाँ पे देखिए कि ये जो है इन्होंने जो आईएमएफ, फॉर अ सेकेंड आई विल चेंज द कलर, देखिए आईएमएफ ने क्या दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वहीं जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के पास क्या आ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो तो सुनने और देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप क्वेश्चन को टिक करेंगे, आपको लगेगा आपने सही टिक किया है, बट नो। सो यहाँ पे याद रखने के लिए कि वर्ल्ड ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे के ऑपोजिट है, कि जो आईएमएफ है दैट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड वर्ल्ड बैंक स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। वहीं पे जो नेक्स्ट है दैट इज, यहाँ भी मैं 1 मार्क कर ही देता हूँ। सो द आरबीआई हैज ईज्ड लिक्विडिटी प्रोविजंस। अब ये किस लिए, क्योंकि जो इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं उन इश्यूज को कैसे टैकल करना है, तो वो लिक्विडिटी प्रोविजन जो है उसको ठीक किया है। लिक्विडिटी प्रोविजन के लिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो रेपो रेट को, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, जो आरबीआई है वो क्या करती है, रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने क्या किया होगा,
रेपो रेट को उन्होंने डिक्रीज किया होगा फॉर लिक्विडिटी प्रोविजन। इससे क्या होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है और एक बूस्ट आएगा कहाँ, इन डिमांड ऑफ इकोनॉमी। अभी कैसे आएगा वो, अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो जो बैंक इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट वो भी डिक्रीज होगा, और अगर ये दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा एंड विद दैट अमाउंट डिमांड विल बी इंक्रीज्ड। अभी हम लोग देख रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन। तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2011-12 estimates 25.7% of rural population and 13.7% of urban populations were below poverty line। अब हम लोग पहले ये देख लेंगे कि प्लानिंग कमीशन का जिक्र आया है तो इसको कैसे देखना है। तो सी, प्लानिंग कमीशन हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 से 2017 तक एक्टिव थी। ये एक्चुअली 2017 नहीं था, ये 2014 था, मतलब कि जब न्यू एनडीए गवर्नमेंट आई तब उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया था। बट द लास्ट वन वाज 2012 टू 17, बट इसको 2014 में ब्रेक कर दिया गया था। एंड जो नीति आयोग आया है दैट हैज कम 2017 ऑनवर्ड्स। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन रेज हो सकता है। एंड ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, और साथ ही जो प्लानिंग कमीशन है उसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वॉज अप्रूविंग द प्लानिंग कमीशंस प्लान। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये मैंने जब हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को डिटेल में पढ़ा था तब हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा था, लेकिन फिर भी सिंस यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का जिक्र आया तो मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों को मार्क कर देता हूँ। अभी फ्रेंड्स हम लोग वही देख रहे थे कि प्लानिंग कमीशन ने क्या बताया था कि जो रूरल एरिया है देयर 25.7%, अर्बन एरिया में 13.7% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है उसका रेट ज़्यादा होने का कारण क्या है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फूड सप्लाई की कमी है, एंड जो लेबर मार्केट है दैट इज़ वेरी वीक, मतलब कि लोग जो विलिंग है काम करने के लिए उनके पास ज़्यादा काम नहीं है। तो मेजर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं कि जो गवर्नमेंट ने कोशिश करा कि कैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए। तो उसके लिए देखिए क्या है कि एक जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट मनरेगा विच इज़ वेरी फेमस, नेशनल फूड्स सिक्योरिटी मिशन NRULM। तो एक्चुअली ये जो है यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं NRLM एंड ULM। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऐसा बोल के प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि विच इज कॉल्ड PM स्वनिधि। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन है पहले तो कि मनरेगा स्टैंड्स फॉर व्हाट, JGSY IRDP, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आएगा कि ऑड वन आउट लिखने के लिए। ऑड वन आउट मतलब कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, 2-3 नाम यहाँ होंगे, एक आधे नाम जो है वो कुछ वैसे नाम होंगे विच डज नॉट परटेन टू दिस कैटेगरी। अभी हम लोग देखने वाले हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो पहले तो कि जॉबलेस ग्रोथ जो एक बेसिक टर्म है ना उसको समझते हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ जो है दैट इज द ह्यूज परसेंटेज ऑफ आउटपुट इन GDP इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ small percentage of work or labor force. It is called jobless growth. As a huge percentage of workforce which are employed in primary and secondary sector are contributing less in GDP, मतलब कि लोग ज़्यादा हैं, काम कम हो रहा है। अब हम लोग इसको यहाँ देखते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ जो है वो क्या है, इट इज़ एन इकोनॉमिक फिनोमिनन इन विच इकोनॉमी ग्रोज वाइल मेंटेनिंग द लोअरिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है दैट इज़ वेरी low. According to the census 2011, the labor force growth was 2.23. ये मार्क करने वाली बात है। In last 10 years was higher than the employment growth rate that was 1.4. मतलब कि जो लेबर फोर्स है वो 2.23 के रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर साल। और जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे रहे हैं मतलब इकोनॉमी में जो मिल रहा है दैट इज 1.4। तो ये जो बैलेंस के लोग होंगे इन दोनों के बीच के वो कहाँ जाएंगे, तो दे विल गो एज जॉबलेस। समझ गए आप? तो टुडे द नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर, अभी इसमें क्या है कि नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर का मतलब कि मतलब वैसे सर्विस सेक्टर में वैसे जॉब्स जहाँ पे कुछ स्किल चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ हो रही है, एंड एज अपोज टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। मतलब इस वजह से क्या हो रहा है कि जो लेबर्स हैं, क्योंकि हर लेबर जो है दैट इज नॉट द स्किल्ड, तो जहाँ अनस्किल्ड लोग हैं वो बैठे रह जा रहे हैं, एंड दैट इज समवेयर लीडिंग टू जॉबलेस ग्रोथ।
अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है हमको इनकरेज करना है एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट को विथ स्टैंड अप इंडिया एंड ऑल। अभी क्या है कि जो स्टडी एजुकेशनल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना है ताकि जो डिजायर्ड स्किल सेट है वो मिल सके लोगों को। अदरवाइज लोग क्या है कि हर इंसान ग्रेजुएट तो हो जा रहा है आज के एजुकेशन सिस्टम में, बट ही इज नॉट गेनिंग एनी स्किल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिफॉर्म करेंगे हम लोग एजुकेशन सिस्टम को, वेयर विल प्रोवाइड द डिजायर्ड स्किल सेट, प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगेन यहाँ से ऑड वन आउट क्वेश्चन के एक आसार है। अभी हम लोग देखते हैं कि राइजिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता है विषमता, मतलब कि जो चीजें हैं वो बराबर नहीं है। अब हम लोग कैसे देखेंगे? वाइल इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सबको पता है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज की, मतलब यहाँ पे जो सोसाइटीज हैं वो बहुत अनइक्वल है। मतलब जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ क्या है कि इक्वालिटी नहीं है। द रिच आर ग्रोइंग रिचर एज फास्ट while the poor continues to struggle to earn their living wage। अभी ये क्या है कि to access the quality education, health care facilities। तो ये एक बेसिक जो डिस्क्रिप्शन है वो बताया गया है कि जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं एंड द पुअर पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर बेसिक नीड्स। अभी हम लोग देखते हैं कि जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2022 का, इसमें जो डिस्कशन ऑफ इनइक्वालिटी इज वेरी ऑफन, और इसके बारे में क्या कहा गया है कि डिस्पैरिटीज इन कंजम्पशन, इनकम एंड वेल्थ, सारी चीज़ों में जो है वो इनइक्वालिटी है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री। इन इंडिया टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स 75% ऑफ द नेशनल इनकम। आप इससे समझ सकते हैं कि जो हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, उसमें कि ओनली 10% पीपल कॉन्ट्रीब्यूट्स 57%। वहीं अ वेरी इलाइट ओनली 1% अर्न्स 22% ऑफ द टॉप 10%। तो कि जो 1% लोग हैं उनकी जो अर्निंग है वो टॉप 10% के बराबर है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे देखते हैं इसी में कि इन कंपैरिजन द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम अर्न बाय द पुअरेस्ट 50% फॉल इनटू 13% ओनली। कि मतलब 50% जो लोग हैं, 50% पीपल कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 13%। According to Oxfam International, the top 10% of Indian population controls 77% of national wealth। तो ये जो है ये एक बेसिक डिटेल्स जो हैं इनको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं के अराउंड से पिक करे जाएंगे। इन 2017 the wealthiest 1% receives 73% of wealth generated and the bottom half population, मतलब 67 million people experienced only 1% of rise in their wealth। This is so surprising but this is the truth। आपको ये याद रखना है, और इसको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, क्या है, गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो ये जो है अगेन यहाँ से एक ऑड वन आउट क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ बेटर economic possibilities in the receiving location। Migration is a worldwide phenomenon that influences by numerous aspects। अभी वो क्या है? Social, political, cultural, environmental, health and education। Again, जो migration appears to have had determinal effects on soil and water conservation। कैसे? क्योंकि जब किसी भी एक शहर में ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, then that is going to affect soil and water। अभी इसकी रेमेडीज क्या है? तो माइग्रेशन इश्यूज जो हैं विल बी वर्स इन कमिंग ईयर्स एज द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू माइग्रेशन फ्लोज इंक्रीज, पर्टिकुलरली इन लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी लाइक इंडिया। हम लोग जानते हैं कि जो इकोनॉमी है उसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, 4 टाइप्स में, लोअर मिडिल इनकम। सो इंडिया स्टैंड्स इन लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। आपको ये याद रखना है। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल रीजन्स टू cities are rising। अभी मिडिल क्लासेस, a new middle class is forming with hope for better living standard। अभी इसका जो solution है that is smart cities, that everywhere there should be a smart city to serve the potential growth। अभी वो क्या है कि to serve the potential objective, मतलब कि अगर हम लोग हर शहर के आसपास छोटे छोटे शहरों को भी स्मार्ट सिटीज बनाएंगे तो क्या होगा कि ये जो माइग्रेशन है that will be arrested
उससे क्या होगा कि लोग जो हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए अपने नियर बाय प्लेसेस पे जाएंगे, बजाय इसके कि वो बिल्कुल बड़े बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट हो। अभी हम लोग देखने वाले हैं पेंडेमिक सिचुएशन। इसमें क्या हुआ कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, हिट द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी, हिटिंग ऑल द इकोनॉमीज इन वेरियस लेवल। करेक्ट। अभी रिपीटेड वेव्स ऑफ इन्फेक्शन जो है उसने क्या किया, सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन्स थे, इन्फ्लेशन एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अभी ये जो है, ये सब क्या है, पॉलिसी मेकिंग चैलेंजेस। आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि पॉलिसी चेन जो है, सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग जो हैं जो शहरों में थे वो रूरल एरियाज की तरफ या अपने नेटिव की तरफ मूव हो गए। नेक्स्ट जो है रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, दैट इज अगेन क्या कर रहा है कि वो मोमेंटम जो वर्ल्ड को गेन कर लेना चाहिए था अभी तक, दैट दे आर नॉट एबल टू गेन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एज पर आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 21-22, इट विल टेक मोर देन 13 years टू रिकवर फ्रॉम कोविड लॉसेस बाय फिस्कल ईयर 34-35। तो ये अगेन एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, India needs to prioritize the development of world-class infrastructure in health and education. So I hope friends कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इस यूनिट में इतना ही है और आई होप कि इस यूनिट से जो बेसिक क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं वो हम लोगों ने कवर कर दिए हैं एंड आपको चीज़ें समझ आई, आपने नोट्स बना लिए हैं। इफ़ यू हैव मेड द नोट्स इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे PDF एंड MCQs के लिए। इट विल बी अवेलेबल बाई टुमारो 15/4/2023। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।